जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा नुकसानदायक होता है, जिसका अफसोस पूरी जिंदगी रह जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है कर्नलगंज। कर्नलगंज थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है मकरावरगंज, और इसी मकरावरगंज इलाके के रहने वाला सुरेंद्र सैनी, पत्नी का नाम आशा देवी। सुरेंद्र सैनी का टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटा। बड़ी बेटी अनीता, दूसरा बेटा दीपेंद्र, तीसरा बेटा अतुल और सबसे छोटी बेटी ज्योति। सुरेंद्र सैनी जो बहुत साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सुरेंद्र की बड़ी अनीता की शादी भी हो चुकी, बड़ी बेटी दीपेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 20 जुलाई 2023 के दोपहर के वक्त। उस वक्त दीपेंद्र के घर पे केवल दीपेंद्र और उसकी छोटी बहन ज्योति मौजूद थी, क्योंकि दीपेंद्र की मां अपने छोटे बेटे अतुल के साथ अपनी बहन के घर बरेली गई हुई थी। तभी दीपेंद्र के नंबर पे उसके प्रेमिका अंकिता फोन करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। दीपेंद्र अपने छोटी बहन ज्योति से कहता है कि मैं 2 घंटे में वापस आता हूं, और इतना ही कहकर दीपेंद्र अपने प्रेमिका अंकिता से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। 2 घंटे का समय तो बीत जाता है, लेकिन दीपेंद्र वापस घर नहीं आता है। उसके बाद से ज्योति अपने भाई के नंबर पे फोन करती है, तो दीपेंद्र का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। 2 घंटे और कोशिश कर लेती है ज्योति, लेकिन दीपेंद्र का नंबर अभी ऑन ही नहीं होता। तो इसलिए ज्योति को लगता है कि शायद उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए ज्योति अपने माँ के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि भैया दोपहर के वक्त घर से निकले हैं, 2 घंटे के लिए बोल करके गए थे, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आए, तो तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। ज्योति जैसे इस तरह की बात अपने माँ से कहती है, तो उसे सुनकर के ज्योति की माँ और उसका भाई काफी परेशान हो उठता है और उसी वक्त ही अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। दीपेंद्र की माँ जब अपने घर पे पहुंचती है, उसके बाद से अपने रिश्तेदारों के साथ अपने बेटे की हर जगहों पे तलाश करती है। इसके बावजूद भी ना तो दीपेंद्र का कहीं अता पता चलता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। आखिरकार अगले दिन सुबह सुबह ही दीपेंद्र की माँ अपने छोटे बेटे को लेकर थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे बेटे का अपहरण हो गया है। पुलिस दीपेंद्र की माँ से पूछताछ करती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे बेटे का अपहरण हो चुका है? आखिरकार तुम्हारे बेटे का अपहरण किया किसने? इसमें दीपेंद्र की मां कहते हैं कि साहब, मेरे बेटे का अपहरण अंकिता और उसके मंगेतर विशाल ने किया है। पुलिस दीपेंद्र की मां से पूछताछ करती है कि तुम्हारे बेटे और अंकिता के बीच में रिश्ता क्या है? तो इसमें दीपेंद्र की मां कहती है कि साहब, मेरा बेटा अंकिता से मोहब्बत करता था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। दीपेंद्र की मां जब इस तरह की बात पुलिस वाले से कहती है, तो पुलिस दीपेंद्र की मां से कहती है कि ठीक है, तुम घर पे जाओ, हम शाम के वक्त आना, और जब आना तो अपने बेटे का एक फोटो भी लेकर के आना। शाम के वक्त दीपेंद्र की मां फिर से अपने बेटे को लेकर थाने में जाती है, फोटो भी लेकर के जाती है, लेकिन पुलिस ना तो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और ना ही अपहरण का मुकदमा दर्ज करती है। दीपेंद्र की मां अपने बेटे के साथ वापस आ जाती है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, ना तो दीपेंद्र का कहीं अता पता चलता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। 23 जुलाई 2023 को इसी कर्नलगंज इलाके के नगर निगम पार्क में जब एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ इधर उधर टहल रहा था, उसके हल्की सी दुर्गंध महसूस होता है। दरअसल उस पार्क में एक सूखा कुआं पड़ा हुआ था, उस दुर्गंध उसी कुएं से आ रहा था। जब वो व्यक्ति जाकर के कुएं में झांकने की कोशिश करता है, तो देखता है कि कुएं में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ। जैसे इस तरह की नजारा देखता है, इस बात की सूचना नजदीकी थाने में देता है। इससे पहले पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है, वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद हो जाते हैं। पुलिस जब उस कुएं से डेड बॉडी को बाहर निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि दीपेंद्र का ही था। जैसे ही दीपेंद्र का शिनाख्त हो जाता है, पुलिस इस बात की सूचना दीपेंद्र के घर परिवार वालों को देती है। पुलिस दीपेंद्र के घर वालों को जब सूचना देती है, तो इस दुनिया को छोड़ करके उसका बेटा जा चुका है, जब उसके परिवार वालों को पता चलता है, तो सभी लोग दौड़ते बिलखते घर पे उस घटनास्थल पे पहुंचते हैं। तो घर वाले इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस वाले का ही इसमें गलती है।
दीपेंद्र की मां तमाम लोगों से कहती है कि जब हम थाने में गए थे तो पुलिस हमारी कोई मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। दीपेंद्र की मां जब रोते बिलखते इस तरह की बातें कहती है, इसको सुनकर लोगों के अंदर भी गुस्सा आ जाता है। लोगों के भीड़ देख करके पुलिस वालों को भी समझने में देर नहीं लगता कि जरूर अब यहाँ पर मामला बिगड़ने वाला है। इसीलिए पुलिस अब और भी वहां पे फोर्स बुला लेती है। पुलिस सबसे पहले दीपेंद्र की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर दीपेंद्र की मां पे ही तहरीर पे नामदर्ज मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें नाम दीपेंद्र की प्रेमिका अंकिता और उसका मंगेतर विशाल का लेती है, और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस से इससे पहले कि अंकिता और उसके मंगेतर के घर पे पहुंचती, दीपेंद्र के घर परिवार वालों के अंदर गुस्सा फूट जाता है। दीपेंद्र के घर परिवार वाले अंकिता के घर पे जाते हैं तो अंकिता भी घर पे ही मिल जाती है। दीपेंद्र के घर परिवार वाले मिलकर अंकिता के बुरी तरह से पिटाई करते हैं। पिटाई ही नहीं करते बल्कि उसका शरीर पे कपड़े भी फाड़ देते हैं, उसे घर से बाहर घसीटते हुए लेकर के आते हैं। अंकिता के माता पिता जब उसे बचाव करने के लिए आते हैं तो उनकी भी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। आस पड़ोस के लोग भी इस तरीके से नजारा देखते हैं तो फिर से पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस जब अंकिता के घर पे जाती है, बड़ी मुश्किल से अंकिता को बचाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है, और फिर विशाल के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब विशाल के घर पे अपनी टीम को भेजती है तो मालूम चलता है कि विशाल अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। लोगों का गुस्सा देख करके पुलिस भी इस केस को काफी सीरियस तरीके से लेती है और विशाल की हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देती है, और आखिरकार उसी दिन ही शाम के वक्त विशाल को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है पुलिस। और फिर पुलिस विशाल और अंकिता को दोनों को एक साथ बिठाकर दीपेंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब दीपेंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ दोनों से करना शुरू करती है तो दोनों ही बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अंकिता के पिता का नाम है राजा, माँ का नाम है सीमा देवी, और अंकिता की एक छोटी बहन है अनीता। राजा जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। अंकिता जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन अंकिता जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए राजा को चिंता सताने लगता है। राजा सोचता है कि इससे पहले कि उसकी बेटी किसी गलत रास्ते पे चल पड़े, राजा अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है, और आखिरकार ये राजा की तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है, और फिर उसे कर्नलगंज इलाके के रहने वाला विशाल मिल जाता है। विशाल जिसकी उम्र है लगभग 26 से 27 साल के आसपास। विशाल जो कि अपने माता पिता का अलावा एक छोटे भाई विकास के साथ रहता है। विशाल जो कि कोई काम धंधा तो नहीं करता है, लेकिन उसके शादी में जब दान दहेज की डिमांड नहीं करता तो राजा भी अपनी बेटी की शादी विशाल से तय कर देता है। शादी की तैयारियां भी चल रही थी अभी कि अचानक राजा की तबीयत खराब हो जाती है। राजा जब हॉस्पिटल में जाता है तब मालूम चलता है कि राजा को कैंसर हो चुका है। इसीलिए अब राजा के उसके इलाज के लिए ढेरों सारे पैसे खर्च होना शुरू हो जाए। घर की माली हालत इतनी खराब हो जाती है कि अंकिता की माँ भी अब दूसरों के घरों में काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। इसीलिए अंकिता अब अपनी शादी को भूल जाती है और अपने पिता की सेवा में लग जाती है। विशाल भी जब अंकिता के घर की माली स्थिति को जब देखता है तो अपनी शादी के लिए उनके ऊपर प्रेशर नहीं देता है। इधर अंकिता के ही पड़ोस का रहने वाला दीपेंद्र जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। दीपेंद्र जब पहली बार अंकिता को देखता है तो अंकिता की खूबसूरती देख पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है। इसीलिए दीपेंद्र अंकिता के नजदीक जाने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगता है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है तो दीपेंद्र को मालूम चलता है कि अंकिता के पिता का कैंसर हो चुका है। इसीलिए दीपेंद्र अंकिता के नजदीक जाने के लिए उसके घर पे आना जाना शुरू करता है और अंकिता के पिता का हालचाल पूछने लगता है। इसी सिलसिले में थोड़ी बहुत अंकिता से भी बातचीत होना शुरू हो जाता है। अंकिता और दीपेंद्र के बीच में जब बातचीत शुरू होता है तो अंकिता को भी समझने में भी देर नहीं लगता कि दीपेंद्र चाहता क्या है। दरअसल अंकिता भी दीपेंद्र को कहीं ना कहीं पसंद करने लगती है। इसीलिए अब दीपेंद्र और अंकिता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसके वजह से अब अंकिता और दीपेंद्र दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते, बल्कि दोनों के बीच में संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। लेकिन अंकिता और दीपेंद्र के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी अंकिता के घर वालों को तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन दीपेंद्र की माँ को पता चल जाता है। इसीलिए दीपेंद्र की माँ एक दिन उस पूछताछ करती है तो दीपेंद्र कहता है कि मैं अंकिता से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन शादी की बात जब अपनी माँ से कहता है तो दीपेंद्र की माँ इस शादी के खिलाफ हो जाती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है,
इधर एक दिन दीपेंद्र और अंकिता पार्क में जब दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान ही अंकिता का मंगेतर विशाल देख लेता है। दोनों को जब एक दूसरे के करीब देखता है तो विशाल को भी समझने में देर नहीं लगता कि अंकिता का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि वहां पर विशाल तो कुछ नहीं बोलता है, वापस अपने घर चला आता है और शाम के वक्त अंकिता के घर पर जाता है। विशाल जब शाम के वक्त अंकिता के घर पे जाता है तो उस वक्त अंकिता भी अपने घर पे ही मौजूद होती है। उस वक्त भी विशाल अंकिता से कुछ नहीं कहता, बल्कि सीधे उसके पिता के पास जाता है और उसके पिता से कहता है कि भले ही आपने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ तय कर दिया है, लेकिन अंकिता किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। बेहतर है कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, वरना मैं ये शादी तोड़ दूंगा। विशाल जैसे इस तरह की बातें अंकिता के पिता से कहता है तो राजा को लगता है कि विशाल विशाल मेरे बेटे से शादी करने के मेरे बेटी के ऊपर लांछन लगा रहा है। विशाल इतनी सी बातचीत कहकर अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन विशाल जैसे अपने घर चला आता है, इस बारे में राजा अपनी बेटी अंकिता से पूछताछ करता है। तो राजा जब अपनी बेटी अंकिता से पूछताछ करता है तो अंकिता भी अपनी पिता से सब कुछ सच सच बता देती है। अंकिता कहती है कि मैं दीपेंद्र से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अंकिता जैसे इस तरह की बातें कहती है, इसे सुन करके राजा को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। राजा और उसकी पत्नी अपनी बेटी को काफी समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी शादी दीपेंद्र से किसी कीमत पे नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोनों की जाति बिरादरी अलग है। राजा अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि अभी भी वक्त है, अपने कदम को रोक लो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माता पिता जब अपने बेटी को समझाते हैं तो कहीं ना कहीं अंकिता भी अपने माता पिता की बात मान लेती है और फिर दीपेंद्र से दूरी बनाने लगती है। इधर दीपेंद्र अब अंकिता के नंबर पे फोन करता है तो उसे मिलने के लिए बुलाता है, तो अंकिता उसे कोई ना कोई बहाना बना देती है, उसे मिलने के लिए जाती ही नहीं है, जिसके वजह से अब दीपेंद्र काफी गुस्से में आ जाता है। बार बार अंकिता को मिलने के लिए जब बुलाता है, अंकिता जब उससे मिलने के लिए नहीं जाती है तो अब दीपेंद्र गुस्से में आकर के अंकिता को गाली गलौज भी करने लगता है। कुछ दिनों तक ऐसे सिलसिला चलता है। बीच बीच में अंकिता कभी मजबूर हो जाती है और दीपेंद्र से मिलने के लिए चली जाती है। हालांकि अब अंकिता दीपेंद्र से दूरी बनाने का ठान चुकी थी, लेकिन डर के मारे दीपेंद्र से मिलने के लिए चली जाती थी। सिलसिला अभी चल ही रहा था कि एक दिन दीपेंद्र फिर से जब अंकिता के नंबर पर फोन करता है, अंकिता कोई बहाना कर देती है, जिसके वजह से अब दीपेंद्र अंकिता से मुलाकात करता है और उसके बाद मार पिटाई भी कर देता है। दीपेंद्र जब अंकिता के साथ मार पिटाई करता है तो अंकिता को अब समझने में देर नहीं लगता है कि उसके माता पिता बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उस दिन से अब अंकिता दीपेंद्र से नफरत हो जाती है। अंकिता को जब 17 जुलाई 2023 को जब अंकिता के नंबर पे फोन करता है दीपेंद्र, उसे मिलने के लिए बुलाता है, तो अंकिता उसको जब मिलने से मना करती है तो उसी फोन पे ही दीपेंद्र अंकिता को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर देता है। जब गालियां देता है तो इस गाली से अंकिता इस कदर से गुस्से में आ जाती है कि उसी दिन ही जल्दबाजी में फैसला ले लेती है कि अब वो दीपेंद्र को नहीं झेल सकती है। इसी गुस्से में अंकिता अपने मंगेतर विशाल के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि मुझे दीपेंद्र से छुटकारा चाहिए। जैसे दीपेंद्र से छुटकारा लेने के बाद विशाल भी इस अंकिता के काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि दीपेंद्र को इस दुनिया से हटाना विशाल के लिए अकेले बस का नहीं था, इसलिए विशाल अब अपने षड्यंत्र में अपने ही छोटे भाई विकास को भी शामिल कर लेता है। उसके बाद से विशाल, उसका छोटा भाई विकास और अंकिता, ये तीनों मिल करके दीपेंद्र को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत 20 जुलाई 2023 को अंकिता दीपेंद्र के नंबर पर फोन करती है और उसे मिलने के लिए नगर निगम पार्क में बुलाती है दोपहर के वक्त। जैसे ही वो फोन करती है, उसका फोन देख करके दीपेंद्र भी इस कदर से खुशी में पागल हो जाता है कि अंकिता से मिलने के लिए बेकरार ही नहीं होता, बल्कि आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और अंकिता से मुलाकात करने के लिए नगर निगम पार्क में चला जाता है। जैसे ही पार्क में पहुंचता है, वहां पर उसकी मुलाकात अंकिता से होती है। लेकिन इधर विशाल और उसका छोटा भाई विकास अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही वहां पे छुपकर बैठा हुआ था। पार्क में अंकिता और दीपेंद्र जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के बाद विशाल उन दोनों के बीच में पहुंच जाता है। विशाल जैसे वहां पे पहुंचता है, अंकिता वहां से चली जाती है और फिर अंकिता को ही लेकर के विशाल और दीपेंद्र के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। जो चूंकि दोपहर का वक्त था, जंगल में कुछ झाड़ियां थी, कोई भी व्यक्ति उस पार्क में मौजूद नहीं था। विशाल और दीपेंद्र के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, इसी दौरान ही विशाल का छोटा भाई विकास अपने षड्यंत्र के तहत एक भारी पत्थर लेकर के आता है और दीपेंद्र के सर पे पीछे से वार कर देता है, जिसके वजह से दीपेंद्र के आवाज भी नहीं निकलती है और काफी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है।
इससे पहले कि दीपेंद्र अपने आप को संभाल पाता, विशाल काफी फुर्ती से अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और दीपेंद्र के गले पे चला देता है, जिसके वजह से दीपेंद्र की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से विशाल और विकास दोनों मिल करके दीपेंद्र की डेड बॉडी को उठा करके सूखे कुएं में फेंक देता है। उसके बाद से विशाल अंकिता के नंबर पे फोन करता है और कहता है कि काम हो चुका है। उसके बाद से विशाल और विकास दोनों अपना घर छोड़ करके फरार हो जाता है। वाकई में विशाल और अंकिता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस इन दोनों के तहरीर पे विशाल के छोटा भाई विकास को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के ऊपर कस्टडी लेकर इन तीनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें, सतर्क रहें,